प्यारे छात्रों, हम सब लोग लॉकडाउन में हैं और बिल्कुल हेल्पलेस हैं, क्योंकि बाहर निकल करके आपका क्लास लेना संभव नहीं है। इसलिए काफी सोचने समझने के बाद हमने ये सोचा, विचार किया है कि इस टाइम का जो हम घर में बैठे हैं उसका यूज किया जाए, प्रॉपर यूज किया जाए और एकेडमिक यूज किया जाए। इसलिए वर्चुअल लेक्चर्स की सीरीज में हमने पहले टेकअप किया है सीआरपीसी को। सीआरपीसी में भी जो लेक्चर की सीरीज है उसमें पहला हमारा टॉपिक जो हमने ऑप्ट किया है वो होगा इंट्रोडक्शन का। तो सीआरपीसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले हम उसके बारे में जानते हैं कि सीआरपीसी क्या है, क्यों है, कब लॉन्च हुई थी और इसके पीछे बेसिक थीम क्या है। जैसा आप जानते हैं दो तरह के लॉज होते हैं, एक सब्स्टेंटिव लॉज और दूसरा प्रोसीजर लॉज। प्रोसीजर लॉज में एक तो हमारे पास कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है जो सिविल लॉज को डील करता है, और दूसरा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इसे कहते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, तो इसका सही नाम है। सीआरपीसी फर्स्ट टाइम 1898 में लॉर्ड कर्जन के गवर्नर जनरलशिप में कोडिफाई किया गया था। इसके पहले भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम से इसमें इंप्रूवमेंट्स होते रहे हैं और 1898 में इसका एक कंप्लीट ड्राफ्ट आ गया। और आज की हमारी जो सीआरपीसी है 1973 की, वो 1898 के सीआरपीसी का मॉडिफाइड और ग्लोरीफाइड वर्जन है, जिसे हमने समय के साथ एडजस्ट करके उसमें चेंजेस किए हैं और उसी फॉर्म में आज हम उसको यूज कर रहे हैं। जब सीआरपीसी में पढ़ते हैं तो हमें पहला क्वेश्चन आता है हमारे सामने कि हम इसे कोड क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्ट का टाइम है। जो लॉ लेजिस्लेचर बनाता है उसे एक्ट कहा जाता है, कोड नहीं कहा जाता है। तो इसके पीछे दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि ये कोड जो सीआरपीसी आज की है ये एक दिन में ड्राफ्ट नहीं किया। इसी किसी पार्लियामेंट में बैठ करके या किसी लेजिस्लेशन में बैठ करके ड्राफ्ट नहीं किया गया, न इस पर कोई बिल लाया गया, न इस पर क्राउन का सिग्नेचर हुआ। जैसा आप सब जानते होंगे 1858 में हमारा पहला एक्ट आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जाने के बाद क्राउन ने सीधे इंडिया को टेक ओवर किया था और उपनिवेशवाद की जगह पे हम आए साम्राज्यवाद की तरफ, और इंडिया बिकेम एन इंपीरियल टेरिटरी ऑफ ब्रिटेन। 1858 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में आया तो उसमें क्राउन ने गवर्नर जनरल इन काउंसिल को, गवर्नर जनरल इन काउंसिल 5 मेंबर्स की एक कमेटी होती थी जिसको चेयर करता था गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल ही लेजिस्लेशन का काम करती थी, क्योंकि पार्लियामेंट तो थी नहीं, उसमें पावर बिल भी नहीं था, ना तो कोई हमारे पास हवाई जहाज था, न उतने अच्छे टेलीकम्युनिकेशंस थे, केवल सी वेज नेविगेशन था। इसलिए इंडियंस अफेयर्स के बारे में क्राउन ने सीधे 1858 के एक्ट में, बाद में 1861 के एक्ट में एम्पावर किया गवर्नर जनरल को और उसके काउंसिल को इंडिया के बारे में लेजिस्लेशन कर सकता है। और इसी पावर के तहत गवर्नर जनरल काउंसिल ने 1898 में ये कोड ड्राफ्ट किया और इनेक्ट किया ऑन बिहाफ ऑफ द क्राउन। तो ये जो कोड है या उस टाइम के जो एक्ट्स भी थे, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट ने नहीं इनेक्ट किया है, उसे गवर्नर जनरल इन काउंसिल ने इनेक्ट किया है,
क्योंकि उसके पास डेलीगेटेड लेजिस्लेटिव पावर्स थी जो क्राउन ने गवर्नर जनरल काउंसिल को किया था। अब कोर्ट कहने का पहला रीजन तो यह है कि धीरे धीरे लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम से ही प्रोसीजर में चेंज होते चले गए और अल्टीमेटली जो 1898 का एक्ट है वो एक दिन में नहीं बना, बल्कि इसका कोडिफिकेशन बहुत धीरे धीरे हुआ। और इसे कहा जाए तो ये असिमिलेशन ऑफ लॉज है, कोडिफिकेशन ऑफ लॉज है, और उन्हीं लॉज को कोडिफाई कर दिया गया। तो कोई नया एक्ट नहीं बना, नया कोई लॉ नहीं बना, क्योंकि पिछले लॉ से कोडिफाई किया गया, इसीलिए इसे कोड कहा गया। आप इसके प्रेम्बल से भी समझ सकते हैं। इसका जो प्रेम्बल है वो ये शो करता है कंसल्टेशन एंड अमेंडमेंट ऑफ अर्लियर लॉज। इसका मतलब पहले भी कानून था, एक चीज। दूसरी चीज, आगे भी कानून होगा, होगा मतलब बदलेगा। तो सीआरपीसी का एक रीजन तो था, कोड करने का एक रीजन तो यह था कि लॉ का सिस्टमेटिक कोडिफिकेशन हुआ था। एक दिन में बिल नहीं पास किया गया था, सारे प्रोसीजर्स एक्ट के फॉलो नहीं किए गए थे, बल्कि उन्हीं लॉ को कोडिफाई करके एक नया लॉ बना दिया गया था। और क्योंकि इंडियन सोसाइटी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी थी, कंट्री बड़ा था, डिफरेंट ट्राइबल एरियाज थे, डिफरेंट तरह के रिलीजन्स थे, इसलिए इसमें पूरी स्कोप रखा गया कि आगे भी चेंज किया जा सके थ्रू गवर्नर जनरल ही, क्योंकि पार्लियामेंट को इंटरफेयर करने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो 1898 में जो ये कोड बनाया गया, ये कोड अल्टीमेट कोड नहीं था, बल्कि एक ऐसा कोड था जिसमें फ्यूचर के लिए काफी प्रोबेबिलिटी छोड़ दी गई थी, ताकि कोई भी अगर चेंज हम करें तो बिना किसी लेजिस्लेटिव फॉर्मेलिटीज के, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर के, गवर्नर जनरल के थ्रू इसे हम चेंज कर सके बहुत इजीली, इसलिए इसे कोड कहते हैं। अब दूसरी जो इसमें प्रॉब्लम है, दूसरा जो हमारा जो थीम है समझने का कि इसका पर्पस क्या है। आप जानते हैं सोसाइटी का बेसिक पर्पस जस्टिस होता है। दो तरीके की जस्टिस होती है, एक जुडिशियल जस्टिस, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जहां डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस गवर्नमेंट के हाथ में होती है, वहां जुडिशियल जस्टिस होती है कोर्ट के हाथ में। और ये सीआरपीसी बात करती क्रिमिनल जस्टिस की, जबकि सीपीसी बात करता सिविल जस्टिस की। जब सीआरपीसी जस्टिस की बात करती है तो जस्टिस कैसा होना चाहिए? जस्टिस इम्पार्शियल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, क्विक होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। यही सीआरपीसी की थीम है कि लोगों को जो क्रिमिनल जस्टिस मिले वो जल्दी मिले, क्विक मिले, क्योंकि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। दूसरा, इजी तरीके से मिले, कम से कम पैसा लगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो। और तीसरा, वो फेयर तरीके से मिले। फेयर से क्या मतलब हुआ? फेयर का मतलब होता है कि जजेस के माइंड पर किसी तरीके कोई प्रेशर ना हो, जो भी जजमेंट दे हियरिंग के बाद या हियरिंग के समय उनके मन में कोई बात अगर आती है तो वो बिल्कुल जो कोर्ट में आर्गुमेंट्स हो रहे हैं या जो एविडेंसेस आ रहे हैं उन पर टोटली बेस्ड हो, उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ना हो। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से क्या मतलब हुआ? सरकार का दबाव ना हो, पार्टीज का दबाव ना हो और पब्लिक का भी दबाव ना हो। जो सोचे वही सोचे, जो उनके सामने ऑब्जेक्ट है, जो उनके सामने फैक्ट इशू है, जो मैटर लाया गया है, उसमें एविडेंसेस, लायर्स और पार्टीज के स्टेटमेंट के अलावा उनके दिमाग में और कोई चीज नहीं होनी चाहिए अपना डिसीजन यूज करने में। इसका अर्थ यह हुआ कि फ्री, फेयर एंड इम्पार्शियल तीन तरीके की जस्टिस को लेकर के सीआरपीसी बनाई गई है
और इसी हिसाब से आगे के जो चैप्टर्स हैं वो भी ड्राफ्ट किए गए हैं। आप देखेंगे इन्वेस्टिगेशन होता है, इसके बाद ट्रायल होता है, ट्रायल में हियरिंग दी जाती है, विटनेसेस आते हैं, उनके अटेंडेंसेस आते हैं, उनका एग्जामिनेशन होता है, विटनेसेस का क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, री एग्जामिनेशन होता है। इसीलिए होता है क्योंकि हर स्टेज पर जो फैक्ट्स हैं, जो कोर्ट के सामने मैटर लाया जाता है, उसको कोर्ट फिल्टर कर सके, प्रॉपर्ली उसको डाइज कर सके, इसके बाद ही अपना जजमेंट वो दे। और फ्री एंड फेयर जस्टिस का रेलेवेंसी तभी होगी जब दोनों पार्टीज उस जजमेंट से लगभग सेटिस्फाइड हों, और जो सेटिस्फाइड न हो वो तो या तो अपील में जाए या रिवीजन में जाए। तो यहां पर फ्री, फेयर, इम्पार्शियल, ट्रांसपेरेंट, ऑब्जेक्टिव एंड क्विक, इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करता हमारा सीआरपीसी, 1898 का सीआरपीसी भी, और उसके बाद जो 1973 में चेंजेस किए गए उसमें भी। और धीरे धीरे करके आप देखेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया गया तो सीआरपीसी की थीम में और चेंज आया, क्योंकि आर्टिकल 21 आया और इन सारे प्रोविजंस को आर्टिकल 21 के कंटेक्स्ट में ही इसको टेस्ट किया जाना था। तो आप देखते हैं 2005 में चेंज किया गया, 2006 में चेंज किया गया, 2008 में चेंज किया गया और 2013 में चेंज किया गया, और बराबर चेंज करने की पूरी प्रोबेबिलिटी, पूरी स्कोप अभी बना हुआ है। अब तीसरी चीज हम जो डिस्कस करेंगे, हमने डिस्कस किया ये कोड क्यों है, एक्ट क्यों नहीं है, दूसरा इसका पर्पस क्या है, और तीसरा इसका एक्सपेंशन क्या है। तो आप जानते हैं सीआरपीसी पूरे भारत में लागू होती है। जम्मू कश्मीर क्योंकि खत्म हो चुका है, डिलीट हो चुका है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, उसका स्टेटस आर्टिकल 370 जा चुका है, इसलिए अब सीआरपीसी पूरे भारत पर लागू होती है। इसके प्रीम्बल से क्लियर है, इसके प्रीम्बल में प्रोविजो दिया गया है, वो प्रोविजो दिया गया है कि सीआरपीसी के कुछ चैप्टर्स ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में लागू होंगे, नागालैंड और नागालैंड के हिल एरियाज। नागालैंड और उसकी हिल एरियाज क्या है, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स का जो स्ट्रक्चर है बहुत कॉम्प्लेक्स था। जब सारे स्टेट्स, अब तो सब स्टेट बन गए, चाहे वो मिजोरम हो, चाहे त्रिपुरा हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे मेघालय हो, चाहे नागालैंड हो, और इन्हीं इस कॉम्प्लेक्सिटी के कारण, कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी, कॉम्प्लेक्सिटी ये थी कि बहुत सारे ट्राइब्स रहते थे वहां पर, खासी थे, जैंतिया थे, और बहुत सारे ट्राइब्स रहते थे, गारो था। इनके अलग अलग कस्टम्स थे, अलग ट्रेडिशंस थे, और इनको पता ही नहीं था कि सीआरपीसी क्या होती है, आईपीसी क्या होती है, ला सिविल लॉ क्या होता है। ये केवल समझते थे तो केवल अपने ट्राइबल लॉस को, और उस फॉर्म में जब सीआरपीसी आई, स्पेशली 1973 में भी, उस समय तक ये काफी इल डेवलप्ड स्टेट थे, जंगल थे, हिल एरियाज थे, जहां पर लोगों की पहुंच नहीं थी। ये नहीं चाहते थे कि इनके कल्चर में, इनके ट्रेडिशंस में कोई लॉ इंटरवीन करे। इसीलिए सेक्शन 1 में ही आपने देखा कि इन्हें एक्सक्लूड किया गया है, नागालैंड को और हिल ट्राइब्स पर। तो हिल ट्राइब्स से क्या मतलब है, लिखा गया है 21 जनवरी 1972 के पहले का जो एरियाज हैं वो इसमें कवर्ड होते हैं। तो सारे एरियाज कवर्ड होते हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं वही हिल एरियाज भी हैं। जैसे हमारे यहाँ अर्बन और रूरल होता है, वैसे उनके यहाँ भी ट्राइबल और नॉन ट्राइबल होता है, हिल एरियाज होते हैं। अभी आप देखेंगे आसाम के शिलांग में म्यूनिसिपल एरिया है, उसको छोड़ दीजिए तो धीरे धीरे सारा जो नॉर्थ स्टेट है वो जंगली था, वो ट्राइबली था, इल डेवलप्ड था। उसको अकोमोडेट करने के लिए और इंश्योर करने के लिए सीआरपीसी का डिफाइंस वो ना करें, क्योंकि अगर ऐसा अप्लाई करेंगे तो उसे मानेंगे नहीं वो, क्योंकि अपने कस्टम्स को बहुत ज्यादा वो रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा वो प्रायोरिटी देते हैं।
लॉस के तुल जो हमारा जो सीआरपीसी उसके कंपटीशन है। इसीलिए आपने देखा लिखा हुआ है चैप्टर 8, चैप्टर 10 और चैप्टर 11। 3 चैप्टर को छोड़कर कोई सीआरपीसी पर लागू नहीं होती है। ये 3 चैप्टर क्या है? ये 3 चैप्टर वही हैं जो प्रिवेंटिव जस्टिस की बात करते हैं। प्रिवेंटिव जस्टिस का अर्थ क्या हुआ कि क्राइम होने से पहले कुछ ऐसा कर दिया जाए क्राइम होने ही ना पाए। और ये तीनों जो चैप्टर्स हैं दे आर रिलेटेड टू द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। तो चैप्टर 8 में इंस्टीट्यूशन ऑफ बॉन्ड्स है। बॉन्ड को शुरू करते हैं कि अगर आप के लिए कोई अप्रहेंशन है कि आप सिक्योरिटी में ब्रीच करेंगे या आपका कंडक्ट ऐसा होगा जो सोसाइटी के लिए डेंजर क्रिएट करेगा, तो इंस्टीट्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने आपको बॉन्ड भरना पड़ेगा। और चैप्टर 10 क्या है? चैप्टर 10 वही चैप्टर्स हैं जो सेक्शन 149 से लेकर के सेक्शन 129 से लेकर के 129 से लेकर के 148 तक, जैसे धारा 144 से लगती है, इसी चैप्टर में लगती है, जो एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से रिलेटेड हैं। ये चैप्टर्स, ये सेक्शन उससे रिलेटेड हैं कि सोसाइटी में पीस मेंटेन रहे। तो सेक्शन 8, सेक्शन 10 और सेक्शन 11। चैप्टर 11 पुलिस की पावर से रिलेटेड है कि जहां ऑपरेशन होता, पुलिस को भीड़ इकट्ठी हो गई है, मॉब इकट्ठा हो गया है, उसको डिस्पर्स करने के लिए पुलिस यूज ऑफ फोर्स कर सकती है। तो ये केवल 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 11, जो इन एरिया में, मिजोरम में, नागालैंड में, त्रिपुरा में या असम के ट्राइबल एरियाज में, मणिपुर में अप्लाई होते हैं। बाकी जो पोर्शंस हैं, जो मेन पोर्शन सीआरपीसी का है, इन पर अप्लाई नहीं करता। लेकिन यही पूरा सच नहीं है। नीचे लिखा गया, इसके प्रोविजन लिखा गया है, जब आप पढ़ें इसके नीचे लिखा गया है स्टेट गवर्नमेंट्स को पावर है कि वो इसमें चेंज कर सकती है, इसमें अमेंड कर सकती है। सप्लीमेंटल, इंसिडेंटल एंड कंसिक्वेंशियल। इसका अर्थ यह हुआ कि जो सीआरपीसी का मेन प्रोविजंस है, जो क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड हैं, उनमें वो लॉ बना सकती हैं, इन्फोर्स कर सकती हैं, और केवल चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 11 के अलावा भी सारे प्रोविजंस को लागू कर सकती है। और आज की स्थिति यही है कि सारे लॉस लागू हो चुके हैं। तो जो आर्टिकल 1 का जो प्रोविजो है, जो एक्सेप्शन है, वर्चुअली अप्लाई नहीं करता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कई बार कहा है कि अब इलिटरेसी रेट बढ़ गया है, लोग सिविलाइज हो चुके हैं, मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स होने लगी है, गवर्नमेंट बनने लगी है, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस बदल चुके हैं, इसलिए अब उन पर सीआरपीसी अप्लाई पूरी होने लगी है। ये स्थिति आज की है। अब चौथा पॉइंट हम लेते हैं, सीआरपीसी को कैसे क्लासिफाई करेंगे। तो सीआरपीसी को हम ब्रॉडली 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला एक्जीक्यूटिव पार्ट। एक्जीक्यूटिव पार्ट मतलब इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, ये जुडिशियल पार्ट नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जो पुलिस करती है और पुलिस अपॉइंट बाय द गवर्नमेंट, इसलिए एक्जीक्यूटिव पार्ट हुआ। आप देखेंगे इन्वेस्टिगेशन से लेकर के एफआईआर जब होती है और इन्वेस्टिगेशन 155 में जब शुरू होता है, तब से लेकर के जब पुलिस रिपोर्ट सबमिट होती है 173 तक, तब तक होता है पुलिस का रोल, एविडेंस कलेक्ट करना और जो पुलिस रिपोर्ट तैयार करना, क्योंकि यही पुलिस रिपोर्ट होती है जो कोर्ट के सामने अल्टीमेटली जाती है डिफरेंट स्टेजेस पर, कॉम्प्लेक्स स्टेज पर, ट्रायल के स्टेज पर, अपील के स्टेज पर, तो उसका बड़ा रोल होता है। इसके बाद आप देखेंगे शुरू होता है जुडिशियल 190 से लेकर के, बाकी जो 2 सेक्शन है वो अलग है, वो डेड बॉडी के पोस्टमार्टम से लेकर के छोड़ देते हैं। 190 से लेकर के पूरा चैप्टर सेंटेंसिंग तक, चाहे वो ट्रायल हो, अपील हो, रिवीजन हो, रेफरेंस हो, ये सारा जुडिशियल पार्ट होता है। और अल्टीमेटली सेंटेंस तक ये ऑपरेट करता है। जैसे ही कोर्ट कन्विक्शन के बाद सेंटेंस दे देता है, वैसे जुडिशियल खत्म हो जाता है
और फिर शुरू हो जाता है एक्जीक्यूटिव रोल। जैसे सेंटेंसिंग कहाँ होती है? जेल में होती है। जेल आर ऑलवेज अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। सेंट्रल जेल भी होती है, स्टेट जेल भी होती है। तो पहला पार्ट एग्जीक्यूटिव, दूसरा पार्ट जुडिशियल और तीसरा पार्ट फिर एग्जीक्यूटिव। ये 3 पार्ट टोटली हम डिवाइड करते हैं। इसके अलावा देखेंगे 177 से लेकर 181 तक जुरिडिक्शन है, इसको हम अलग करके देखते हैं, बाद में डिस्कस करेंगे तो हम इसको डिटेल एलोबरेशन इसका करेंगे। अब फिर 5वां पॉइंट हमारे सामने आता है कि कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है। इसको समझने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 6। सेक्शन 6 में आप देखिए मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है, मजिस्ट्रेट क्लास 2, मजिस्ट्रेट क्लास 1, सेशन जज, और सेशन जज के बाद अल्टीमेटली आप देखेंगे कि हाई कोर्ट का जिक्र पहले ही कर दिया गया है। क्योंकि जब आप सेक्शन 6 को खोलेंगे तो सेक्शन 6 में लिखा गया है बिसाइड्स द हाई कोर्ट और अदर कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट मतलब हाई कोर्ट तो है ही, बिसाइड मतलब हाई कोर्ट के अलावा ये कोर्ट्स। लास्ट क्लास में आप सेक्शन 6 में देखेंगे इस कोर्ट में, जो कोर्ट का मतलब होता है आल्सो एग्जीक्यूटिव कोर्ट में। तो कोर्ट एग्जीक्यूटिव कोर्ट को क्यों माना गया? कोर्ट एग्जीक्यूटिव कोर्ट का कोई रोल ट्रायल में तो होता नहीं, ना अपील में होता है, ना कमीशन में होता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कोर्ट तो हमेशा डील करती है उन मैटर्स को जो एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड है। लेकिन सीआरपीसी में कुछ ऐसे प्रोविजंस भी हैं जहां पर कोर्ट का इंटरवेंशन तो नहीं होता डायरेक्टली, क्योंकि कोर्ट का इंटरवेंशन तो ट्रायल में होगा या अपील में होगा। और अपील में जब जाएंगे हम तो उन्हीं जजमेंट को लेके जाएंगे जो जुडिशियल ट्रायल्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव कभी ट्रायल कर ही नहीं सकते, फिर भी सेक्शन 6 में एग्जीक्यूटिव का रेफरेंस आया है, इसका कोई मतलब जरूर होगा। इसका मतलब है हमने बात डिस्कस किया था चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 11, इश्यूशन ऑफ बॉन्ड्स, प्रोविजन पावर ऑफ पुलिस, सेक्शन 133, 144। यहां पर जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का ही रोल होता है, जो सारी धाराएं लगाई जाती हैं या जो बॉन्ड भरे जाते हैं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने ही भरे जाते हैं। तो अगर किसी पर्सन को ग्रीवांस है, कोई पर्सन अग्रीव्ड है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के मजिस्ट्रेट से, तो वो चला जाता है रिवीजन में, और यहां पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की कोर्ट हो जाती है। तो फॉर द पर्पज ऑफ रिवीजन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को भी कोर्ट माना गया है, लेकिन